जय हिंद। चलो संविधान के सफर में आगे बढ़े। अब तक हमने एक्ट सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक्ट के बाद एक नए दृश्य या परिदृश्य से हमें इन चीजों को समझना है। अब हम थोड़ा भारतीय लोगों के हिसाब से सोचेंगे कि भारतीयों ने कब कब इसकी मांगे उठाई और मांगे उठाने के पीछे कारण क्या थे, और जब मांगे उठाई तो वो मांगे एक्चुअल में थी क्या। क्या वो संविधान की मांग कर रहे थे, क्या वो डोमिनियन स्टेट की स्टेटस या डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे, या वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। अच्छा, मांग कब उठी, किसने उठाई, कैसे उठाई, क्या उसकी कोई प्रतिक्रिया दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो इन चीजों को आज हमें समझना है। तो सबसे पहले संविधान को शुरू करने से पहले या संविधान के निर्माण को शुरू करने से पहले हमें वहां जाना पड़ेगा टाइमलाइन में जब संविधान की बात पहली बार की गई कि हाँ, भारत को एक संविधान चाहिए। क्लियर है? तो इन चीजों को समझने के लिए पहले हमें ऐतिहासिक परिदृश्य समझना पड़ेगा संविधान का, और इसमें हम जानेंगे कि किन किन भारतीयों ने समय समय पर आकर ये बोला मंच पर कि हाँ, हमें संविधान चाहिए। और हमें जो संविधान चाहिए वो कौन बनाएगा, आप बनाओगे या हम बनाएंगे, और हम बनाएंगे तो हम में से कौन बनाएगा। तो इन चीजों को कैसे डिसाइड किया जाएगा, ये बातें रखी गई। तो इन्हीं चीजों को आज हमें थोड़ा डिटेल में समझना है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। संविधान के साथ एक जुड़ाव महसूस करोगे आप, और एक जुड़ाव होना भी चाहिए। आपकी देश की सारी कार्य व्यवस्था, राज व्यवस्था किस वजह से चलती है? संविधान की वजह से चलती है। तो संविधान के बारे में ये एक ऐसी पुस्तिका है जिसका ज्ञान केवल आप विद्यार्थियों को नहीं, भारत के हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। अब सब तो ले नहीं पा रहे हैं, आप तो ले सकते हैं। तो वही चीज है, आगे समझते हैं कि पहली चीज संविधान की मांग उठी क्यों। देखो, ऐसे अनेक बार हमें यह बात देखने मिली जब विभिन्न लोगों व राजनेताओं के द्वारा अनेक प्रकार से भारतीय संविधान की मांग की बात कही गई। समय समय पर संविधान की मांग को उठाया गया कि भारतीयों को उनका क्या चाहिए, संविधान चाहिए। इस संविधान के निर्माण का दायित्व भारतीयों को सौंपने की बात कही गई। ये बोला गया कि संविधान का निर्माण कौन करेगा। अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना भारतीयों को इस प्रकार का मूर्ख समझती थी। उन्हें यह लगता था कि हम अगर इन्हें तुरंत अभी स्वतंत्रता देकर निकल गए तो बहुत जल्द इन पर कोई दूसरा देश आकर क्या कर लेगा, शासन कर लेगा। तो वो ये चाह रहे थे कि हम एक ऐसा शासन यहाँ बैठा कर जाएं या एक ऐसे संविधान का निर्माण करवा के जाएं ताकि ये स्वतंत्र रूप से उसका क्या कर सकें, देश का संचालन कर सकें। धीरे धीरे संविधान निर्माण में पूर्ण स्वराज की मांग भी उठने लगी। पूर्ण स्वराज मतलब, पूर्ण स्वराज क्या होता है ये, अभी आपको पूर्ण स्वराज की एग्जैक्ट डेफिनेशन समझ में आएगी। अंततः यह बात स्पष्ट रूप से साफ कर दी गई कि भारतीयों का संविधान केवल कौन बनाएगा, भारतीय ही बनाएगा। तो देखते हैं कब से ये चीजें शुरू हुई, समझते हैं। सबसे पहली डेट आप याद रखना 1895, 1895। नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने एक स्वराज विधेयक दिया, और उस स्वराज विधेयक में सबसे पहले किस चीज की मांग को उठाया, संविधान के मांग को उठाया। इन चीजों को भी डिटेल में समझेंगे। फिर 1916 में आता है आपका होम रूल आंदोलन। आपको पता है किनके द्वारा चलाया गया, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था। 1922 में महात्मा गांधी की स्टेटमेंट देते हैं कि भारतीयों का संविधान केवल किसके द्वारा बनाया जाएगा, भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। ठीक है। 1928 में आप सभी को पता है किसने दी नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू। और उसमें यह बात कही गई थी संविधान के निर्माण की, जिसमें भागीदारी किसकी बढ़ाई जाए, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए। 1929 में जवाहरलाल नेहरू का लाहौर अधिवेशन, जहां पर इन बातों को सुनने मिला। 1934 में एम एन रॉय के द्वारा इस मांग को उठाया गया। 1936 में कांग्रेस का फैजपुर सम्मेलन हुआ जिसमें इस मांग को उठाया गया। 1940 में लिनलित गो के द्वारा एक अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया या पेश किया गया जिसमें संविधान सभा के निर्माण की बात को बोला गया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, या ये भी वही सेम चीज लेकर आया था कि हम क्या बनाना चाहते हैं, आपका संविधान जिसमें हम ज्यादा स्थान किसको देंगे, भारतीयों को देंगे। 1945 में शिमला सम्मेलन होता है। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, और 1947 में माउंटबेटन योजना या स्वतंत्र विधेयक अधिनियम आता है। तो ये इतनी सारी टाइमलाइन है, इतनी चीजें, इतनी सारी चीजें। इसके पीछे एक चीज और छूट रही है। 1917 अगर आपको याद हो क्या हुआ इसमें, 1917 कौन सी घोषणा, कौन सी घोषणा, मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा। यहां पर भी एक चीज बोली गई थी कि एक ऐसे शासन का हम निर्माण करेंगे
जो पूर्णतः किसके द्वारा संचालित होगा? भारतीयों के द्वारा संचालित होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को हमें थोड़ा डिटेल में कवर करना है और ये समझना है कि किसने क्या क्या बातें बोली और उसके पीछे उनके तात्पर्य आशय क्या थे। तो सबसे पहले किससे शुरू करते हैं? 1895 बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने क्या पेश किया? स्वराज विधेयक पेश किया। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक, भारत का संविधान विधेयक 1895 जिसे स्वराज विधेयक कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव और भारतीय द्वारा स्वशासन की बढ़ती मुखर मांगों के दौरान लिखा गया था। दस्तावेज का लेखक एक रहस्य बना हुआ है। एनी बेसेंट का मानना है कि यह दस्तावेज बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले स्वराज की मांग किसने उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक। इसमें कई व्यक्तिगत अधिकारों को शामिल किया गया, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। मैं आपको एक चीज बता दूं, बाल गंगाधर तिलक उन नेताओं में से हैं कि जब भारतीय लोग इस बात को लेकर ब्रिटिशर से लड़ रहे थे कि आप हमारी भागीदारी को बढ़ाइए, तब बाल गंगाधर तिलक वहां पर डटकर ये बात बोल रहे थे कि मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, मुझे नहीं चाहिए आपका क्या भागीदारी, छोटी मोटी आप भागीदारी रखो आपकी पॉकेट में, मुझे चाहिए पूर्ण स्वराज। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जब ये चीज देखा गया कि ब्रिटिशर्स ने हमारे जो वर्ग हैं उनको बांटना शुरू कर दिया, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच में दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी पृथक निर्वाचन के द्वारा, तब बाल गंगाधर तिलक ने 1897 में पुणे में एक मीटिंग बैठाई थी। उस मीटिंग में उन्होंने लोगों को एकत्रित करके आह्वान किया था कि आज से गणेश उत्सव मनाया जाएगा। देखो क्या होता था पहले, जब ब्रिटिशर्स का टाइम था, आपने पेशवा का नाम सुना है? पेशवा मराठा, उस समय वो गणेश उत्सव मनाया करते थे। बट धीरे धीरे जब उनका शासन समाप्त होता गया और ब्रिटिशर्स का शासन बढ़ता गया, तो गणेश उत्सव धीरे धीरे डाउन चला गया। अब इस चीज को लेकर थोड़ा बाल गंगाधर तिलक परेशान थे कि ये जो उच्च वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है या निम्न वर्ग है, इनके बीच में दूरियां अगर बढ़ रही हैं तो ये राष्ट्रवाद के लिए एक क्या है? खतरा है। तो इसे कैसे ठीक किया जाए? तो 1897 में वो पुणे में एक सभा बुलाते हैं और आह्वान करते हैं कि आज से भारत में गणेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जो कि सामूहिक रूप से किया जाएगा, किसी वर्ग विशेष के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो आज अब वर्तमान में जो गणेश उत्सव मना रहे हैं, ये किसकी देन है? ये बाल गंगाधर तिलक की देन है, जो आज चौराहों पर, सड़कों पर, कहीं समितियां बनकर एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से गणेश उत्सव मनाते हैं, जहां इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि कौन निम्न वर्ग का है, कौन उच्च वर्ग का है। वो आज किसकी देन है? बाल गंगाधर तिलक की देन है। इसलिए तो इन्हें बोला जाता है क्या? लोकमान्य। इन्हें लोकमान इनके कार्यों के कारण ही बोला जाता है। महात्मा गांधी ने तो इन्हें मॉडर्न इंडिया का महापुरुष तक कहा है ना। अब बाल गंगाधर तिलक उन व्यक्तियों में से थे जिन्हें केवल स्वराज से मतलब था। इन्हें अंग्रेज, ये गरम दल के नेता थे या नरम दल के? गरम दल के नेता थे। अंग्रेजों को भली भांति समझते थे कि ये हमें किस प्रकार से मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें पता था कि अंग्रेज जो भी नीति बनाते हैं वो सबसे पहले स्वयं को ऊपर रखते हैं, प्राथमिकता में रखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भारतीयों को कौन कौन से स्थान दिए जा सकते हैं। और बाल गंगाधर तिलक का साफ कहना था, देश मेरा, भूमि मेरी, माता मेरी, लोग मेरे, शासन भी किसका होगा? मेरा होगा। आप मेरे देश से यहां सर निकल सकते हैं। लोगों ने बोला भागीदारी बढ़ाइए, किसकी? भारतीयों की। दूसरे राजनेताओं ने बोला भागीदारी बढ़ाइए, किसकी? राजनेताओं की। पर बाल गंगाधर तिलक ने बोला हमें नहीं चाहिए भागीदारी, मेरे ही घर पे मुझे भागीदारी देने वाले आप होते कौन हो? मुझे चाहिए क्या? पूर्ण स्वराज। ये देश मेरा है, इसका कानून मैं और मेरे देशवासी मिलकर बनाएंगे। तो स्वराज की मांग किसने उठाई? बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक की स्वराज की मांग के कारण ही ये जो दस्तावेज जिसके बारे में पता नहीं कि किसने लिखा, पर एनी बेसेंट ने ये बोला कि किसके द्वारा लाया गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसमें कई व्यक्तिगत अधिकारों की बात की गई। इसे भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। इस दस्तावेज को भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का पहला गैर आधिकारिक प्रयास माना जाता है। अब आप खुद सोचिए, एक विधेयक बना है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्वराज के बाद हम कौन कौन सी आजादी देने वाले हैं लोगों को, तो कहीं ना कहीं संविधान का प्रारूप ही है ना वो। आज हमें संविधान में शक्तियां प्राप्त हैं, अधिकार प्राप्त हैं, तो कहीं ना कहीं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक में सबसे पहले किस मांग को उठाया गया था? संविधान की मांग को। किस मांग को? संविधान की मांग को उठाया गया। कब आया आपका स्वराज विधेयक? 1895। 1895 के बाद 20 अगस्त 1917 कौन सी घोषणा? मॉन्टेग्यू घोषणा, जो आप पढ़ चुके हैं।
मॉन्टेग्यू भारत के नए सचिव थे जिन्होंने अपने कार्यभार संभालने के 5 सप्ताह के अंदर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। इस घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा कहा जाता है। लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी, और ये जो उत्तरदायी शासन है ये किसके द्वारा चलाया जाएगा? भारतीयों के द्वारा चलाया जाएगा। ये किसने बोला? मॉन्टेग्यू ने बोला। भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा गया जिसमें भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही गई थी। इसे मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। इस घोषणा में यह उल्लेख कहीं नहीं किया गया था कि उत्तरदायी शासन की स्थापना कब तक की जाएगी। आपने ये तो बोल दिया कि हम एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। अब आप एक चीज समझिए, उत्तरदायी शासन वो कहलाता है जहां पर भागीदारी भारतीयों की ज्यादा होगी और कानून भी कौन बनाएगा? भारतीय ही बनाएंगे। पर इस बात को कहीं भी नहीं कहा गया कि ये उत्तरदायी सरकार की स्थापना हम कब तक करेंगे। तो कब आया आपका? तो सबसे पहले हमने देखा आपका स्वराज विधेयक। कब? उसके बाद अब देखते हैं महात्मा गांधी का मत। 1922 में महात्मा गांधी कहते हैं कि जब भी भारत को स्वाधीनता मिलेगी, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुकूल किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा? केवल भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा। ये गांधी जी का मत आप याद रखना, और मत से ज्यादा आप याद रखना ये वर्ष की गांधी जी ने कब कहा था। कब कहा था? 1922 में। कि संविधान किसकी इच्छाओं पर निर्भर होगा या किसकी इच्छाओं के अनुकूल होगा? भारतीयों। बनाया किसके द्वारा जाएगा? भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। आगे देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट का एक प्रमुख बिंदु यह था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। अब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। देखो, डोमिनियन स्टेटस वो होता है कि उस देश में कंप्लीटली शासन उस देश के लोगों का होगा। उसके रक्षा संबंधित सौदे, वित्त संबंधित कानून, शिक्षा संबंधित, सड़क संबंधित, यानी कोई भी निजी मामले हैं उस पर कानून बनाने का पूरा अधिकार किसके पास होगा? उस देश की सरकार के पास होगा। पर उसके बाद भी उस सरकार के ऊपर एक राज अध्यक्ष बैठेगा, और वो राज अध्यक्ष होगा कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने बोला कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि हम आपको पूर्ण स्वतंत्र छोड़ देंगे, आप जीवन भर क्या कर सकते हो? एकदम स्वतंत्र रूप से कानून बना सकते हो, पर हमेशा आपके राज अध्यक्ष कौन कहलाएंगे? हम कहलाएंगे। आपने देखा होगा इस वजह से कुछ देशों में ब्रिटेन के झंडे को शामिल किया जाता है। आज अगर हम डोमिनियन स्टेटस पर होते तो भारत का जो तिरंगा है उस पर आपको झलक किसकी देखने मिलती? ब्रिटेन के झंडे की झलक देखने मिलती। क्या देखने मिलती है? क्योंकि भारत कोई भी डोमिनियन स्टेटस नहीं है। भारत एक 100% कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कंट्री है ना। हमारे ऊपर कोई राज अध्यक्ष नहीं है। हमारा संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति, और हमारा कार्यपालिका प्रमुख है प्रधानमंत्री। हमें केवल ये पता है, हमारे ऊपर किसी भी अन्य देश का शासन अधिकार नहीं है। क्लियर है? भारत एक संघ होगा जिसके केंद्र में द्विसदनीय विधायिका होगी और मंत्रालय विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा। इन्होंने द्विसदनी की व्यवस्था करी, वही आपकी लोकसभा राज्यसभा जैसे आज वर्क करती है। किसने मांग करी है ये? नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई कि भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों को जब्त नहीं किया जाएगा। इन रिपोर्टों ने अमेरिकी अधिकारों के बिल से मिली प्रेरणा को खत्म कर दिया जिसने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान की नींव रखी। सिंपल वे में समझिए कि नेहरू रिपोर्ट में इस बात को बोला गया कि भारतीयों को मौलिक अधिकार दिए जाएंगे और किसी भी प्रकार के उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। अच्छा, आपको एक चीज समझ में आ रही है? ये केवल मांगे रखी जा रही हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये जो बोलते जा रहे हैं वो मानते जा रहे हैं और संविधान बनता जा रहा है। अगर इतनी आसानी से संविधान बन जाता तो 1928 से 1950 तक इतना लंबा सफर क्यों तय करना पड़ता? चलो, नेहरू रिपोर्ट हो गई। जवाहरलाल नेहरू का लाहौर अधिवेशन किस वर्ष? 1929। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ उस समय की कांग्रेस पार्टी की एक चीज। उस समय क्या हुआ था, हमारे गरम दल के नेता एकदम एक्टिव थे, है ना। हमारे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, ये सब एक्टिव थे। और इनकी मांग क्या थी? ये एक ही बात बोलते थे, डोमिनियन स्टेटस जिसको मांगना है भागो पहली फुर्सत में यहाँ से, हमें कोई मतलब नहीं आपसे। हमारी मांग क्या है? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज यानी भारत पूरा का पूरा चाहिए। 1 इंच की जमीन भी ब्रिटेन को नहीं देंगे कि आप रख के लेके जाओ बाकी हमें दे जाओ। बिल्कुल भी समझौता हम पूर्ण स्वराज के साथ नहीं करेंगे। और इसी मांग के साथ जुड़ चुके थे उनके साथ भगत सिंह भी। और भगत सिंह एकदम युवा थे,
उनके साथ युवा शक्ति काफी जुड़ चुकी थी, क्योंकि उनके कार्य, उनकी समझ, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण लोग उनसे प्रेरित हो रहे थे। अब प्रॉब्लम यहां पर आती है, कांग्रेस उस समय जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई थी, उसको कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि ये जो दूसरे गुट बन रहे हैं या जो दूसरे राजनेता हैं जैसे भगत सिंह, ये थोड़े से इंडिया में क्या होते जा रहे हैं, पॉपुलर होते जा रहे हैं। पॉपुलर ये लोग नहीं हो रहे हैं, पॉपुलर इनकी विचारधारा हो रही है। जहां एक तरफ आपके जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी बैठकर अहिंसा की बातें कर रहे हैं, वहां भगत सिंह साफ तौर पर आपके संसद में बम पटक कर बोल रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, एनी हाउ एनी कंडीशन। हमें नहीं, मतलब हम यहाँ पे रोड में बैठकर भीख नहीं मांगेंगे कि प्लीज हमें क्या दे दीजिए, आप स्वतंत्रता दे दीजिए, बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगा कि पॉपुलैरिटी किसकी बढ़ रही है, इस विचारधारा की बढ़ रही है, तो हमें भी किसके साथ चलना चाहिए, इसी विचारधारा। तो आप देखना नेहरू रिपोर्ट में आपने कुछ पढ़ा अभी डोमिनियन स्टेटस की मांग की। अब धीरे से क्या, नेहरू रिपोर्ट मतलब कौन, कांग्रेस पार्टी ना। अब धीरे से क्या होगा, ये जो डोमिनियन स्टेटस की मांग है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पूर्ण स्वराज में। क्योंकि उन्हें समझ में आएगा कि देखो देश तो आजाद होने वाला है, ये चीज तो समझ में आ रही है, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, पर देश जब आजाद होगा तो बहुमत कौन रखेगा, सरकार कौन बनाएगा, जनता किसको अपना नेता चुनेगी, ये भी तो मैटर करता है। और कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो उसने कार्य किए थे, तो वो जरूर ये चाहती थी कि आने वाले समय में इस देश का नेतृत्व कौन करे, कांग्रेस करे। तो अब देखना रंग बदलने वाले हैं थोड़े से। 1929 में जवाहरलाल लाल नेहरू ने की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसमें, अरे अभी कुछ ही दिन पहले तो आप डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, इतनी जल्दी पलट गए, आप किसकी मांग करने लगे, आप पूर्ण स्वराज की। पहली बार राष्ट्रवादियों के द्वारा तिरंगे को रावी नदी के तट पर, अब आपको थोड़ा इतिहास याद आएगा, पहली बार राष्ट्रवादियों के द्वारा तिरंगे को रावी नदी के तट के किनारे पर फहराया गया था। तिरंगे में कुल 3 रंग होते हैं, और यहीं पर इस बात का डिसीजन लिया गया कि भारत की जनता को स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़ने के लिए भारत में जितने भी कांग्रेसी पॉलिटिशियन हैं वह सभी आजादी की शपथ लेंगे, और साल 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस अथवा गणतंत्र दिवस के तहत सेलिब्रेट करेंगे। ये गणतंत्र दिवस अभी हटा दो। इन्होंने क्या बोला कि आने वाला 26 जनवरी, आपको पता है 1929 में रावी नदी के तट पर एक तिरंगा फहराया गया था हमारा, और उस दिन पूर्ण स्वराज की एक संकल्पना रखी गई थी। और इन्होंने ये बोला कि आने वाला जो 26 जनवरी है उसमें हम क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। कहीं ना कहीं यही वजह है 1947 में कि गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि देश कब आजाद हो, 26 जनवरी को। गोलमेज सम्मेलनों का बहिष्कार, कांग्रेस ने बोला कि अब जो गोलमेज सम्मेलन होंगे उस पर हम बहिष्कार करेंगे। क्यों, क्योंकि वो जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं वहां पर किसकी रिपोर्ट को पढ़ा जा रहा है, मुख्य रूप से साइमन कमीशन की रिपोर्ट को। और साइमन कमीशन का तो हम क्या कर रहे हैं, विरोध, इसलिए हम कहां नहीं बैठेंगे, गोलमेज सम्मेलन में नहीं बैठेंगे। और एक संकल्पना ली किसकी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की। तो ये बात किसने बोली, जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 1895 क्या आया है आपका, स्वराज विधेयक। 1917 क्या आया है आपका, मॉन्टेग्यू घोषणा। फिर उसके बाद क्या आया आपका, महात्मा गांधी का मत। फिर 1928 क्या आया आपका, नेहरू रिपोर्ट। और फिर 1929 कांग्रेस का फैजपुर सम्मेलन। अब देखना 1936, ये डेट इसलिए याद रखना है आपको क्योंकि 1936 वो वर्ष है जब कांग्रेस के द्वारा, एक पार्टी के द्वारा ऑफिशियल रूप से संविधान सभा की मांग को उठाया गया था, है ना। अभी तक कांग्रेस संविधान सभा नहीं बोल रही है, पूर्ण स्वराज चाहिए, भारतीयों का नेतृत्व चाहिए, एक कानून बनाने वाली समिति जिसपे ज्यादा कौन होंगे, भारतीय होंगे, इसकी डिमांड चल रही है। पर 1936 में फैजपुर सम्मेलन में मंच से ये बात साफ तौर पर कह दी जाती है कि हमें चाहिए भारतीय लोगों की एक संविधान सभा। तो कांग्रेस के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब की गई, 1936 के फैजपुर सम्मेलन। 1936 में कांग्रेस का फैजलपुर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के मंच से पहली बार चुनी हुई संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई थी। चुनी हुई मतलब तो सीधी बात है ना, संविधान सभा में कौन बैठेगा, ये तो चुनकर ही आएंगे, अपॉइंट तो किए नहीं जाएंगे। अच्छा, जब आगे संविधान सभा बनेगी तो उसमें दोनों ही सदस्य होंगे, चुनकर भी आने वाले और अपॉइंट भी किए जाने वाले। एम एन रॉय, एम एन रॉय का नाम सुना है। एम एन रॉय वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, ठीक है,
और इस प्रारूप की जांच की थी प्रारूप समिति ने, जिसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। सुना है नाम प्रारूप समिति का? आपके एम.एन. रॉय के बारे में आपको एक बात बता दूं कि ये कितने बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति रह चुके हैं। ये कश्मीर के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री कश्मीर का कैसे? क्योंकि पहले कश्मीर में जो मुख्य व्यक्ति होता था उसे मुख्यमंत्री नहीं बोला जाता था, कश्मीर के वजीर को बोला जाता था प्रधानमंत्री, इसलिए। और आपने एक नाम सुना है बर्मा? अभी बर्मा के संविधान का प्रारूप भी किसने तैयार किया है? देखो, किसी भी संविधान का प्रारूप क्या होना चाहिए ये सोचना और बनाना आसान काम नहीं है ना? क्योंकि सबसे पहले तो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है कि एक्चुअल में संविधान होगा तो होगा कैसा, पॉइंट्स उसमें रखे जाएंगे तो किस प्रकार से रखे जाएंगे। तो ये काम किसने किया है? एम.एन. रॉय ने किया है। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी और कट्टरपंथी लोकतंत्र के समर्थक, किसके समर्थक? लोकतंत्र के समर्थक एम.एन. रॉय वह व्यक्ति थे जिन्होंने 1934 में पहली बार भारतीयों के लिए और उनके अनुसार भारत का संविधान बनाने के लिए एक भारतीय संविधान सभा का विचार रखा। कांग्रेस ने भारतीय संविधान सभा की मांग कब रखी? 1936 में उन्होंने बोला कि एक भारतीय संविधान सभा होगी जिसमें केवल कौन होगा? भारतीय होंगे। और संविधान कौन बनाएगा? भारतीय बनाएंगे। और आगे जाकर एम.एन. रॉय ने वही चीज बोली कि संविधान बनाने के लिए एक भारतीय संविधान का विचार रखा जाना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे और उन्होंने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एम.एन. रॉय भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे जो भारतीय संविधान का मसौदा यानी प्रारूप तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे। वह उस मसौदा समिति का हिस्सा थे जिस भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य जिसे दिया गया था। इन्होंने ड्राफ्ट बनाया, उस ड्राफ्ट की जांच के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और उस ड्राफ्टिंग कमेटी में आपके कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे और उनके 6 सहायक सदस्य भी थे। उन्हें भी हम आगे चर्चा में लेंगे, उन्हें भी आगे हम समझेंगे। तो एम.एन. रॉय ने कब बात कही? 1934 में। फिर आता है 1940 अगस्त प्रस्ताव। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, 1939 का समय आ गया है, ठीक है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो चुकी है, हो गई है। ये फिर से किसका साथ चाहते हैं? भारतीय सैनिकों का साथ चाहते हैं। और अब इस बात से एक व्यक्ति बहुत नाराज होने वाले हैं और वो व्यक्ति हैं सुभाष चंद्र बोस। अभी 1939 में इलेक्शन जीतकर कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस जब इस बात का विरोध करेंगे, अब ये बातचीत चल रही है महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू वर्सेस सुभाष चंद्र बोस। उनका कहना है वो अहिंसा के समर्थक हैं, मैं कहता हूं अहिंसा का समर्थक होना गलत नहीं है, पर अहिंसा का समर्थक उस स्थान पर होना चाहिए जब सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ अहिंसक रूप से बर्ताव कर रहा हो। जब आपके हाथ पैर काटे जा रहे हैं, आपको कोड़े मारे जा रहे हैं, आपकी बहू बेटियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है और उस समय आप अहिंसा रूपी हाथ जोड़कर उनके सामने बोलते हैं कि आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम मिलकर कार्य करेंगे, हमें संविधान दे दीजिए, हमें स्वतंत्रता दे दीजिए, क्या ये सही रास्ता है? ये बिल्कुल सही रास्ता नहीं था। सुभाष चंद्र बोस का कहना साफ था कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आती गांधी जी, देश हमारा है, लोग हमारे हैं, बहुसंख्यक हम हैं, चुटकियों का खेल है, आप बोलो तो हम अभी इन्हें लात मार के निकाल देते हैं यहाँ से, आप करने तो दो हमें। कब तक हम हाथ में अहिंसा का डंडा लेके घूमते रहेंगे? कब तक ये चीज इस प्रकार से चलेगी? और हम इंतजार ही करते रहेंगे कि आने वाली जनरेशन कभी तो आजाद होगी। हमें आने वाली जनरेशन को आजादी अभी देना है, ठीक है? अब यही चीज को लेकर चर्चा चल रही थी। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू इस चीज के समर्थक थे कि सेना को, भारतीय सैनिकों को वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने जाने दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे वो खुश होंगे और वो खुश होंगे तो शायद वो हमें उपहार के रूप में क्या सौंप दें? आजादी सौंप दें। आप तो भीख मांग रहे हो, है ना, गिफ्ट के बदले गिफ्ट। खुद की चीज मांगने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा अगेंस्ट में उसके। और सुभाष चंद्र बोस इस चीज से बेहद नाखुश थे कि मेरे एक भी भारतीय व्यक्ति या भारतीय जन की जान ब्रिटिशर्स के लिए लड़ते हुए नहीं जानी चाहिए। इससे नाराज होकर बाद में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया था, जिसके वो प्रमुख भी बने थे। और इसके बाद तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, है ना, इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन करी, वहां के भी प्रमुख बने और एक खुद की सेना बनाई और फिर घर में घुस के मारा इन लोगों को, है ना। वो कहानी किसी और दिन समझेंगे। तो 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। इन्हें साथ चाहिए था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, किसका? भारतीयों का। अब भारतीयों का साथ चाहिए तो इन्होंने बोला क्या किया जाए? तो इन्होंने बोला लिन लित गो, गो। कहां गो? भारत की ओर, जल्दी भागो और सुनो, उनको थोड़ा सा समझाओ
और उनको थोड़ा सा बहलाओ फुसलाओ। तो लिनलित को आके बोलते हैं कि देखो यार, आप एक काम करो, भारतीयों को हमें शामिल करने दो हमारी सेना में। पहली चीज हम क्या करेंगे, जो वायसराय है, जो वायसराय की काउंसिल है ना, हम इसमें अधिक स्थान देंगे। किसको? अच्छा, ठीक है, भारतीयों को स्थान दोगे, चलो ठीक है। दूसरी चीज, हम एक समिति बनाएंगे जिसे बोला जाएगा युद्ध कार्यकारिणी समिति। और ये युद्ध से संबंधित चीजों पर चर्चा करने के लिए होगी, और इस पे भी हम सदस्य किसे बनाएंगे कि युद्ध से संबंधित आपको भी सारी डिटेल रहे, और जो भी डिसीजंस होते हैं उसमें भारतीयों का भी उसमें हस्तक्षेप रहे। अच्छा, ठीक है। तीसरी चीज उन्होंने बोली कि हम आपको देंगे डोमेनियन स्टेटस का दर्जा। और जैसे ही उन्होंने ये बोला, लिनलित गो को बोला बेटा यहां से भी गो जल्दी। अगर ये चीज तुमने हमें 90s 30s में बोली होती ना, या 20s में, तो शायद हम सोचते कि हाँ चलो डोमिनियन स्टेटस तो लेके रख लेते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। पर अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। हमने पब्लिक से बोल दिया माइक में अनाउंस करके, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, बस अब क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। तो आप निकलो पहली फुर्सत में यहां से। तो लिनलित गो का अगस्त प्रस्ताव वहां पर क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ये भारतीयों को मनाने में क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। 8 अगस्त 1940 को भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलित गो ने भारतीय संसद की ओर से एक बयान दिया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अब आप एक चीज याद रखेंगे, 1917 में जो मॉन्टेग्यू ने बोला उसे बोला जाता है अगस्त घोषणा। क्या बोला जाता है? 1940 में जो लिनलित गो ने बोला उसे बोला जाता है अगस्त। तो ये डिफरेंस बना लोगे, डिफरेंशिएट कर लोगे इसको। भारत के लिए इसका उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस बनाना और भारतीय स्वशासन की दिशा में एक संकेत के रूप में भारतीय राजनीतिक प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए वॉयसरॉय की परिषद का विस्तार। देखो सिंपल, इन्होंने क्या बोला, हम भारत को क्या देंगे? पहली चीज बोली। दूसरी चीज बोली कि हम वॉयसरॉय की परिषद में ज्यादा स्थान किसको देंगे? भारतीयों को देंगे, भारतीयों को देंगे। ठीक है। इसके बाद युद्ध के बाद देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय का गठन। ये वही युद्ध परिषद या काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें ज्यादा स्थान किसको दिया जाएगा? भारतीयों को दिया जाएगा। वॉयसरॉय की परिषद का विस्तार किया जाएगा जिसमें किसको? भारतीयों को ज्यादा स्थान दिया जाएगा। ब्रिटिश रक्षा, वित्त और गृह मामलों के साथ साथ भारतीय गणराज्य के सभी सेवाओं पर नियंत्रण बनाए रहेंगे। अब देखो, फिर यहाँ पे मूर्ख बनाया इन्होंने। एक तरफ बोला डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, एक तरफ बोला युद्ध कार्यकारिणी समिति बना रहे हैं, भारतीयों को काउंसिल में ज्यादा स्थान दे रहे हैं, और अब क्या बोल रहे हैं? रक्षा, वित्त, गृह मामलों पर अभी भी किसका राज होगा? भाग जल्दी यहां से, पहली फुर्सत में निकल। कौन? लिनलित को। ठीक है। वॉयसरॉय ने आगे संकेत दिया कि किसी भी संवैधानिक सुधार से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच असहमति को संबोधित किया जाएगा। यानी आप कुछ भी करेंगे तो हम आप दोनों से बैठ के एक बार चर्चा करेंगे। और अल्पसंख्यकों को गारंटी दी गई कि भविष्य के संविधान में उनके विचारों को ध्यान में रखा जाएगा। मतलब माइनॉरिटीज के लिए ये चीज की व्यवस्था की गई कि आपको हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, आपके अधिकारों को भी हम ध्यान में रखेंगे। तुमने कॉल उठा दिया, कॉल आने लगा, है ना? ठीक है। तो ये किसमें बोला गया? 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने। अगस्त प्रस्ताव में आप कुछ मेजर चीजें याद रखिए। पहला, काउंसिल मेंबर्स में किसकी संख्या बढ़ाई जाएगी? भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। दूसरा, ये बोला गया कि युद्ध कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाएगा। तीसरी चीज बोली गई कि हम क्या करेंगे, आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे। और इन तीनों मांगों को भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। अगस्त प्रस्ताव आपका आया है 8 अगस्त 1940 को। अब जब लिनलित को फेल हो गए तो भेजा जाता है किसको? क्रिप्स को, जिसे बोला गया क्रिप्स मिशन। अच्छा, क्रिप्स जब आते हैं 1942 में, कौन आता है? क्रिप्स आते हैं। बहुत बेशरम है, ये फिर से आएंगे 1946 में। अभी भगाने के बाद ही 46 में फिर आएंगे, है ना? 1942 में क्रिप्स आते हैं। अब क्रिप्स बोलते हैं मैं नई मांगे लेकर आया हूं आपके लिए। तो बोलते हैं चलो तुम भी बताओ। मांग नंबर 1, डोमिनियन स्टेटस तो दिया जाएगा, पूर्ण स्वराज नहीं मिलेगा। पर एक चीज बता रहे हैं, शायद उससे आप खुश हो जाओ।
एक चीज देते हैं आपको। अच्छा आगे बताओ। भारत एक संघ के रूप में कार्य कर सकता है, एक गणराज्य बन सकता है। तो उन्होंने बोला मतलब क्या कहना चाह रहे हो? उन्होंने बोला मतलब कि जैसे कि कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ है या फिर कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उस पे भारत अपना स्वयं का अलग से क्या कर सकता है? प्रतिनिधित्व कर सकता है। यानी देखो कॉमनवेल्थ में जाना है, कॉमनवेल्थ कंट्री राष्ट्रमंडलीय देशों में भारत भारत की तरह स्वतंत्र रूप से क्या हो सकता है? शामिल हो सकता है। किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन में भारत सम्मिलित होना चाहता है तो स्वतंत्र है, वो सम्मिलित हो सकता है और अपने आप को एक भारत के रूप में क्या कर सकता है? वहां पर रिप्रेजेंट कर सकता है। और उन्होंने एक और चीज बोली कि हम अब क्या करेंगे, एक जिसके लिए आप बार बार कह रहे हो कि हमें चाहिए हमें चाहिए, हम एक संविधान सभा का गठन करवाएंगे हमारे नेतृत्व में, जिसमें सभी सदस्य कौन होंगे? भारतीय होंगे। और आप सब मिलकर क्या करना, फिर एक अच्छा सा संविधान बनाना और हम उस पर बैठकर चर्चा करेंगे कि क्या सही है और क्या कोई बदलाव किया जाना चाहिए। ठीक है। पर इस संविधान सभा में अब दो प्रकार के सदस्य आते हैं। चौथा पॉइंट बोला कि देखो इसमें तो दो प्रकार के सदस्य आएंगे, एक सदस्य आएंगे प्रांतों से और एक सदस्य आएंगे, पता है ना, सदस्य दो जगह से आ रहे हैं, एक प्रांतों से और एक रियासत से। तो इन्होंने लिखा नीचे एक पॉइंट छोटा सा कि भारतीय उसको पढ़ ना पाए, छोटा सा लिख दिया कि इसको ना पढ़ पाए और हाँ कर दें। वहां लिखा हुआ था कि प्रांतों से आने वाले सदस्य और जो रियासत से आने वाले सदस्य हैं, ये इस चीज को लेकर स्वतंत्र होंगे कि वो इस संविधान सभा का भाग बनना चाहते हैं या नहीं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। 1935 में जब काउंसिल में और लेजिस्लेटिव में स्थान दिया गया रियासतों को, तो रियासतों ने मना कर दिया कि हम स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं। इस वजह से फेडरल असेंबली की अवधारणा फेल हो गई। सेम चीज जब यहां पर आई कि देखो अगर संविधान सभा बनानी है तो मेंबर तो हर जगह से बुलाने पड़ेंगे, प्रांतों से भी आएंगे और रियासतों। तो इन्होंने बोला रियासतें पूर्णतः स्वतंत्र होंगी कि वो इसमें सम्मिलित होना चाहती हैं या नहीं। और अगर आप सम्मिलित होना चाहते हो तो आओ एक संघ का निर्माण करते हैं, भारत संघ का, उसके लिए कानून बनाते हैं, संविधान लिखते हैं। और अगर आप सम्मिलित नहीं होना चाहते हो तो आप अपनी रियासत के मालिक हो, आप अपनी रियासत के लिए अलग से एक संविधान का निर्माण कर सकते हो। जैसे गांधी जी, नेहरू, सबने सुना, डंडे लेके दौड़ गए किसके पीछे? क्रिप्स के पीछे। तू बेटा लिनलेट गो के पहले भाग, है ना। मतलब तुम क्या चाह रहे हो? तुमने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तो बढ़ा दिया हमारे देश में, अब तुम हमारे देश के अंदर टुकड़े करना चाहते हो। यानी तुम ये चाहते हो कि अगर हम एमपी में इंदौर से भोपाल जा रहे हैं तो भोपाल में किसी और की रियासत है, भोपाल में नवाबों का शासन है, नवाबों की अलग संविधान है ना। पता चले भोपाल में हम यहाँ पर खुलेआम बिल्कुल रोड में खड़े होकर नाश्ता कर सकते हैं और भोपाल में नहीं कर सकते, भोपाल में जेल में डाल दिए गए। तो तुम बताना क्या चाह रहे हो कि हर देश में अलग अलग रियासत के अलग अलग कानून, और हमें खुद हमारा देश आज का मैप सोचो। अब मान लो कि ये जो हमारा खूबसूरत भारत है, आज मध्य प्रदेश भारत के पास होता, महाराष्ट्र एक स्वतंत्र रियासत होता, यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल एक स्वतंत्र रियासत होता, यहाँ जयपुर एक स्वतंत्र रियासत होता। हम खुद पागल हो जाते कि हम मैप बनाए तो बनाए कैसे, हमें फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ने पड़ते बीच में, है ना। दिमाग खराब हो गया सरदार पटेल का। सरदार पटेल ने इतना दौड़ाया था उस समय क्रिप्स को, क्रिप्स लंदन भागे थे, तैरते हुए भागे थे, वो सीधे अरब सागर में कूदे थे जाके, ऐसा दौड़ाया था। और बोले थे लौटना मत, दिख गया ना अगर इंडिया की भूमि में, छोड़ूंगा नहीं तुझे। पर वो बेशर्म आएगा, वो आएगा 46 में फिर से कैबिनेट मिशन के साथ, पर सपोर्ट लेके आएगा, वो पीछे छिपका अपने दो सदस्यों के और साथ, और फिर अच्छी बातें करने आएगा। पहले माफी मांगेगा, उसके बाद बोलेगा अब हम नहीं दे रहे, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। और सरदार पटेल, आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से सरदार पटेल ने एक एक रियासत के पास गए, उनको समझाया कि देखो आप अलग मत हो, आप किससे जुड़ो? भारत से। भारत से जुड़ेंगे तो आपको हम अच्छा पद देंगे, हम आपको लेजिस्लेटिव में स्थान देंगे और आपके क्षेत्र का भी भारत के साथ क्या होगा? विकास होगा। तो ये तो हो गई प्रेम पूर्वक बातें। और अगर आप नहीं जुड़े, हमने प्यार से आपको समझा दिया जुड़ जाइए, और अगर आप नहीं जुड़े तो हमें दूसरा रास्ता भी अपनाना आता है। बेटा जुड़ना तो पड़ेगा एनी हाउ, या तो प्रेम से या तो बिना प्रेम के। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी रियासतें हैं जिसको बिना प्रेम से जोड़ा गया, सिंपल इतने अच्छे से आगे मना रहे हैं, रेड रोज दे रहे हैं सरदार पटेल, आओ चलो मिल चलें, दोस्ती बनाएं, भाई बने। अब तुम्हें भाईचारा नहीं निभाना तो पीट के तुम्हें लेके आएंगे, पर हम घर तो तुम्हें जरूर लेके आएंगे। ठीक है।
तो इस प्रकार से क्रिप्स मिशन जब आता है 1942 में दूसरे विश्व युद्ध में उपजी परिस्थितियों के उपरांत क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, जो एक सदस्य था, केवल क्रिप्स आए थे। इसमें युद्ध के बाद भारत में उत्तरदायी शासन, ये चिल्ला ही रहे कब से, उत्तरदायी शासन बना नहीं पा रहे उत्तरदायी शासन, लेकिन यहां भी डोमिनियन स्टेट देने की जो चीज हमें ललित गो की पसंद नहीं, आपने फिर वही बात कर दी। भारत अपनी इच्छा के अनुसार ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से संबंध विच्छेद कर सकता है, यानी अब भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अलग से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा गठित की जाएगी। इसके सदस्य अंशतः प्रांतीय विधानसभा और अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा निर्वाचित होकर आएंगे। यदि कोई प्रांत या देशी रियासत संघ में शामिल होने की इच्छुक नहीं है तो उसे अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति दे दी। इतने पॉइंट पढ़ने के बाद तो अगला पॉइंट सुनने की बात ही खत्म हो गई। भारत की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की रहेगी और गवर्नर जनरल की शक्तियां यथावत बनी रहेंगी, जिसे कांग्रेस लीग और गांधी जी ने नामंजूर कर दिया तथा गांधी जी ने इस मिशन को, ये इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक मतलब जब आपके जो चेक होते हैं उसकी जब डेट निकल जाती है तो कोई काम का रहता है क्या? उन्होंने बोला जब हमने डोमिनियन स्टेटस मांगा था तब तो दिया नहीं, अब हमें आपकी इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात अंग्रेज एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है, ये गांधी जी ने मत दिया। याद रखना, क्रिप्स मिशन को बोला जाता है पोस्ट डेटेड चेक। किसने बोला? किस वर्ष आया क्रिप्स मिशन? 1942। तो ये चीजें क्लियर है। अगस्त प्रस्ताव में क्या बोला गया और क्रिप्स मिशन में क्या बोला गया। इसके बाद अंग्रेजों को एक बात तो समझ में आ गई थी कि भारतीय अब मूर्ख नहीं बनेंगे। अब भारत में ऐसे राजनेता बैठे हैं सरदार पटेल जैसे जो समझदार हैं, उन्हें पता है कि अपनी मांगे क्या रखनी है हमें, है ना। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब कुछ नहीं हो सकता है। अब भारत में आक्रोश बढ़ते जा रहा है और एक तरफ से एक उंगली और कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, पीछे से डंडे मार रहे थे सुभाष चंद्र बोस, आगे से लात मार रहे थे सरदार पटेल। परेशान, क्या किया जाए? तो बेहतर है कि बीच से हट जाओ और अपने देश को लौट जाओ। बस यही आगे जाके होने वाला है। अब ये आपके भारत में भेजने वाले हैं, अच्छा वैवल योजना, अब ये आपके भारत में आगे जाके भेजेंगे क्या? कैबिनेट मिशन। वैवल योजना कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। जो अभी विवाद चल रहे हैं, क्रिप्स मिशन को भारत सुन नहीं रहा है, लिनलित गो को भारत सुन नहीं रहा है, तो वैवल ने क्या किया था, भारत में एक शिमला सम्मेलन आयोजित किया था 1945 में शिमला में, जहां पर उन्होंने भारत के प्रतिनिधियों को बुलाया था। पर यह भी क्या हो गया, एकदम फेल। नहीं सुनना हमें आपकी बात, हमें क्या चाहिए? भारतीयों की एक संविधान सभा और पूर्ण स्वराज। जब सब फेल हो गया तब जाके 1946 में आती है आपकी कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन फिर आकर अब अच्छे से चर्चा करेगी। अब वो बोलेगी चलो ठीक है, बताओ क्या चाहिए। सिंपल है, आप बताइए अब आपको क्या चाहिए, हम उस पर अब क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन, क्योंकि कैबिनेट मिशन इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन ने बहुत बड़े कार्य किए और बहुत सारी चीजों में बदलाव किए, और संविधान निर्माण में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान भी किसका माना जाता है? कैबिनेट मिशन का माना जाता है। तो इससे थोड़ा डिटेल में हम कल कवर करेंगे। आज जो टाइमलाइन हमने समझी 1895 से लेकर आपकी 1945 तक, 46 में कैबिनेट मिशन आएगा, तो 1945 तक कहां कहां संविधान की चर्चा की गई, कहां कहां संविधान की बात कही गई, कांग्रेस ने सबसे पहले मांग कब उठाई, एम.एन. रॉय ने कब उसकी मांग कही, कब बाल गंगाधर तिलक ने बोला, कब डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई भारतीयों के द्वारा, कब डोमिनियन स्टेटस दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा गया, ललित गो ने अगस्त प्रस्ताव में क्या बात कही। ये सारी चीजें आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करके आनी पड़ेंगी। ये सारी फैक्चुअल चीजें हैं, एक बार ये कंप्लीट हो गया तो आपको ये सारी चीजें से, इन चीजों से आप क्या हो जाओगे, एकदम जुड़ जाओगे। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? तो कल से हम कैबिनेट मिशन स्टार्ट करेंगे। अब संविधान का सफर बहुत सारी कहानियों के साथ जुड़ेगा, तो मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। बस संविधान को केवल एक सब्जेक्ट के रूप में मत पढ़ना, आपके देश का अहम हिस्सा है संविधान, आपके देश की नींव है संविधान, तो आपको इसके बारे में बेहतर पता होना चाहिए। जितना बेहतर आप जानोगे उतने बेहतर आप एक विद्यार्थी और इस देश के नागरिक बन सकते हो, है ना। तो एक जुड़ाव होना बहुत जरूरी है इस सब्जेक्ट से। आपके अंदर एक देश है तो देश की भावना जागृत करने का बहुत बड़ा काम कौन करता है? ये संविधान करता है। क्लियर है? चलिए, जय हिंद।